नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 से 8 तक के लिए जो बीपीएससी के द्वारा टीआरडी 3 लिया गया था उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि पार्ट 3 में ये क्वेश्चन आया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह सराभा। गदर आंदोलन के जो नेता थे करतार सिंह सराभा थे। गदर आंदोलन जो था ये 20वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों द्वारा जो शासन किया जा रहा था, तो भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शासन के विरुद्ध में विदेशों में भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था जिसे गदर आंदोलन कहा जाता था। जब गदर आंदोलन की बात हो रही है तो सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा इस गदर आंदोलन के नेता थे। इसके साथ ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी कब? 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसके महासचिव बने थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के चाउ एन लाई, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता में पांच समझौते मुख्यतः हुए थे, जिसमें से एक समझौता ये भी था कि दोनों देश अर्थात भारत और चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि इसी बीच में चाइना और लद्दाख के बीच में जो विवाद चल रहा था, चाइना लद्दाख पर कब्जा करने का जो प्रयास कर रहा था, उसी प्रयास में वहाँ के लद्दाख के जो प्रमुख नेता थे दलाई लामा, वो भारत आते हैं 1959 ईस्वी में और भारत उनको दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दे देता है। जिसके बाद भारत और चाइना के बीच जो आपसी विवाद था और संबंध था, ये बिगड़ते चला गया और अंततः 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच लड़ाई हो गया। जो पंचशील समझौते में एक समझौता था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन 62 में अंततः भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और इस युद्ध में भारत को हार का भी भारत को सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्याय दर्शन का विकास हुआ था। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे गौतम ऋषि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद ऋषि थे। न्याय दर्शन जो था, यह दर्शन कहता था कि सत्य की खोज और तर्क आधारित वाद विवाद पर यह दर्शन जोर देता था, न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध दांडी मार्च जो था, यह 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ था। तो इस दांडी मार्च में गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके अनुयायियों ने नमक कर, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगाए गए नमक कर के विरुद्ध में प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया था साबरमती से, जो कि दांडी गुजरात समुद्र किनारे दांडी तट पर यह 6 अप्रैल 1930 को पहुंचता है। गांधी जी अपने हाथों से नमक बनाते हैं और उस नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद से जो इसी दांडी मार्च के समापन होता है 6 अप्रैल 1930 को, और उसके बाद से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो इस दांडी मार्च में गांधी जी और उनके अनुयायियों ने लगभग 240 से 241 मील पैदल यात्रा की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 241। इस
दांडी मार्च में गांधी जी के साथ जो अनुयायी थे, लगभग 78 लोग गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल ने 628 से 668 से 627 ईस्वी पूर्व शासन किया था और इसी ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था जिसमें लगभग 20,000 जो पुस्तकें थी उस पुस्तकालय में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन-वाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया था। तो वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में एन-वाई विद्रोह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में जो हुआ था, वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा यह जो आंदोलन था, यह एन-वाई आंदोलन वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा यह आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1907 में। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो जमशेद जी टाटा थे, जिन्होंने टाटा नगर अर्थात जमशेदपुर में 1907 में टिस्को की इन्होंने स्थापना की थी। यह प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित टिस्को कंपनी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र की जो पहली कंपनी थी, ये स्टील की कंपनी, वो जर्मनी की मदद से राउरकेला उड़ीसा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि युद्ध के समय ब्रिटेन का ध्यान युद्धों के जरूरतों पर लग गया था, जिससे निर्यात में काफ़ी कमी हुई थी। इस कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें दो पक्षों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें मित्र देश थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि, जो उस समय शक्ति के केंद्र बने हुए थे, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया आदि जो देश थे उनके बीच में यह लड़ाई हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। और इंग्लैंड का शासन उस समय बहुत सारे देशों पर था और इंग्लैंड का जो ध्यान जो था वो इस युद्ध पर केंद्रित हुआ, जिसमें भारत में क्या प्रभाव पड़ता है कि वो इंग्लैंड युद्ध में व्यस्त हो गया, जिसके कारण भारत में निर्यात में कमी के कारण भारतीय लोगों को व्यापार में घाटा हुआ उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, किन दो देशों के बीच हुई? स्टेलिनग्राद की जो लड़ाई थी यह जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी। स्टेलिनग्राद की लड़ाई जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुई थी 1942-43 ईस्वी में। स्टेलिनग्राद, जिसे वर्तमान में स्टेलिनग्राद को पहले वोल्गोग्राद के नाम से भी जाना जाता था। तो इस पर क्या होता था, जर्मनी जो था इस स्टेलिनग्राद पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और रूस ने इसका विरोध किया। इन दोनों के बीच, रूस और जर्मनी के बीच इस स्टेलिनग्राद के लिए लड़ाई हुई। अंततः रूस इस लड़ाई में विजयी होता है और स्टेलिनग्राद पर जर्मनी का कब्जा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग था। कैनिंग 1858 ईस्वी में भारत का पहला वायसराय बना। 1857 की जो लड़ाई हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति, जो कि अंग्रेजी सत्ता को 1857 की क्रांति ने पूरी तरह हिला दिया था। उसके बाद से अंग्रेज़ों ने भारत में सत्ता
यहाँ जो प्रशासनिक स्तर पर व्यापक फेरबदल किया, जिसके बाद से 1858 में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी कैनिंग के समय में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया था और इसी कैनिंग ने क्या किया था, व्यापकगत सिद्धांत जो कि डलहौजी का था व्यापकगत सिद्धांत, उसे समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हर्ष अर्थात हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था, इसका जो शासनकाल था 606 से 647 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था हर्षवर्धन का, और इसकी राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हर्ष की जो बात हो रही है तो इससे संबंधित एक पुस्तक है हर्षचरित। हर्षवर्धन से संबंधित एक पुस्तक है हर्षचरित, जिसके लेखक हैं वान भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूला, मस्कत और बोलन क्या है? तो मूला, मस्कत और बोलन जो है यह पर्वतीय दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की थी, अर्थात तेभागा आंदोलन का मांग किया था। तो देखते हैं तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1940 के दशक में, अर्थात तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था बंगाल में। इस तेभागा आंदोलन में क्या हुआ था, उस समय बंगाल में जो था जमींदार और बटाईदारों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा था। अर्थात जमींदार जो थे बटाईदारों का बहुत ही आर्थिक शोषण करते थे। तो उस क्षेत्र बंगाल क्षेत्र में क्या होता था, बटाईदार जो कृषि उपज जब बटाईदारों के पास आता था, जो उपजाऊ वो कृषि उपज जो प्राप्त करते थे उसका आधा भाग ये क्या करते थे, जमींदार को उन्हें देना पड़ता था। तो इस आंदोलन के दौरान वहाँ के बटाईदारों ने कृषि उपज का 1/3 भाग अर्थात 3 भाग ही जमींदारों को देने के लिए आंदोलन प्रारंभ 1/3 भाग ही जमींदारों को देने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो तेभागा आंदोलन का जो मांग था, यह फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया था का शीर्षक क्या है? तो हिटलर की जो आत्मकथा थी उसका शीर्षक है मेन काम्प अर्थात मेरा संघर्ष। हिटलर की जो पुस्तक थी उसका नाम था मेन काम्प। तो हिटलर जो था, हिटलर का जीवन और उसकी राजनीतिक विचारधारा इस मेरा संघर्ष उसकी जो आत्मकथा है उसमें दर्शाया गया था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध जो था, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और उसके साथ जर्मनी को मजबूरी में ऐसे समझौते करने पड़ते हैं जो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक होते हैं। इस समझौता और जर्मनी की हार ने हिटलर को आंतरिक रूप से बहुत ही हिलाकर रख दिया था। इसके बाद से हिटलर जो क्या करता है, जिस हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में होता है, वह 17 वर्ष की आयु में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है जिससे वो बहुत ही व्यथित होता है। अंत में वो क्या करता है कि वहाँ की सेना में शामिल हो जाता है। हिटलर जर्मनी की सेना में शामिल होता है और उसका वो धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता है और 1918 ईस्वी में नाजी पार्टी की वो स्थापना करता है और बाद में यही नाजी पार्टी जर्मनी की सत्ता पर काबिज होती है, जो हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और उसके बाद से वहाँ का तानाशाह भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। कालीबंगन में हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में गोदीबारा मिला है अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। जोड़ा सावधान का साक्ष्य मिला है। बनवाली हरियाणा में हल की प्रतिकृति मिली है। और हड़प्पा की जब बात हो रही है तो 1921 ईस्वी में
क्या हुआ था, जॉन मार्शल जो कि उस समय भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे, उनके निर्देशों पर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फुल्का विद्रोह 1816 में हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इसी प्रकार का एक विद्रोह हुआ था पाइका विद्रोह, इसी प्रकार का एक विद्रोह हुआ था पाइका विद्रोह उड़ीसा में। तो इस पाइका विद्रोह के जो नेता थे जगबंधु विद्याधर थे। पाइका विद्रोह के नेता जगबंधु विद्याधर थे और इनका कारण जो था, पंजाब में जो ये फुल्का विद्रोह हुआ था उसके नेता जो थे वो बंदा सिंह बहादुर थे। पंजाब के फुल्का विद्रोह के नेता थे बंदा सिंह बहादुर, जो कि 1816 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। वहाँ पर इसका प्रमुख कारण जो था विनिमय दर, अर्थात सामान खरीदने और बेचने के लिए जो मुद्रा का उपयोग होता था तो कौड़ी का उपयोग किया जाता था, कौड़ी का। तो अंग्रेज जो थे उस समय इस कौड़ी के स्थान पर धातु के सिक्के का उपयोग करने का ये चाहते थे और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था, जिसके बाद से वहाँ के लोगों ने इसका विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था ये 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पारित हुआ था, इसे लागू किया था लिट्टन ने और इसे निरस्त कर दिया था रिपन ने निरस्त किया था 1882 ईस्वी में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह भारतीय समाचार पत्रों पर अंग्रेजों द्वारा अंकुश था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर ये अंग्रेजों द्वारा ये अंकुश लगाया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय समाचार पत्रों में कोई भी सामग्री प्रकाशन होने से पहले अंग्रेजों को बताया जाए, क्योंकि समाचार पत्र जो थे उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ही गति प्रदान कर रहे थे, उन्हें बौद्धिक रूप से जागृत कर रहे थे भारतीय लोगों को। तो इससे अंग्रेज चाहते थे कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद से क्या होता है, भारत में उस समय एक अमृत बाजार पत्रिका चलती थी। अमृत बाजार पत्रिका चलती थी जो बंगाली में अमृत बाजार पत्रिका छपती थी। रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रभाव में यह पत्रिका अंग्रेजी में छपने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो सही उत्तर है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम जो था यह एक कुरियर प्रणाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी यह वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जब जर्मनी की हार हो जाती है 1918 ईस्वी में, तो वर्साय की संधि की जाती है, जिस वर्साय की संधि में जर्मनी को भारी नुकसान होता है। यह संधि जर्मनी के लिए भारी अपमानजनक संधि होती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक तरह से कहें तो यह कारण भी बन जाता है। जर्मनी इतना अपमानित होता है इस संधि के बाद से कि वो बदला लेने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना होती है, हिटलर उसका प्रमुख था। जो जर्मनी की सत्ता पर नाजी पार्टी स्थापित होती है, हिटलर इतना बड़ा तानाशाह बना था। वो वर्साय की संधि की अपमानजनक संधियों का बदला लेने के लिए वो शुरू से ही प्रयास प्रारंभ कर देता है और इसका परिणाम ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध विश्व को एक फिर से विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैजिनी को, ग्यूसेप मैजिनी को इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। और बिस्मार्क जो थे इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो ASI के जो पहले निदेशक थे, ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में, और 1861 ईस्वी में इसके पहले निदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसात नीति के तहत। ऑस्ट्रेलिया में आत्मसात नीति जो चलाया गया था वहाँ पर, ये 1910 से 1970 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में आत्मसात नीति चलाया गया था, जिसके बीच वे आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर गैर आदिवासी परिवारों में या सरकारी संस्थानों में उन्हें पालन पोषण उनका गैर आदिवासी बच्चों का किया जाता था। उसका मुख्य उद्देश्य जो था इस आत्मसात नीति का कि आदिवासी बच्चों को उनकी संस्कृति से दूर रखा जाए, और उन्होंने यह जो प्रयास किया, आत्मसात नीति जो लागू किया, जिसका प्रभाव भी पड़ा, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। आदिवासी परिवारों के बच्चे अपने संस्कृति से बहुत ही दूर हो गए, यहाँ तक कि अपने पहचान से भी दूर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो 1920 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 ईस्वी में सेब्रेस की संधि हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार और इस सेब्रेस की संधि से जो क्या थे, मुसलमान बहुत ही आहत थे। अंग्रेजों ने तुर्की के हार के बाद से उसके खलीफा को पदच्युत कर दिया था, खलीफा को उसके पद से हटा दिया था। इसके बाद से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है भारत में। इसी खिलाफत आंदोलन का जो भारत में खिलाफत आंदोलन के जो समर्थक थे अली बंधु थे। अली बंधु अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के भारत में नेता थे एक तरह से, और गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था। हिंदू और मुसलमानों के एकता के रूप में गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सही उत्तर अंबिका चरण मजमूदार अर्थात एसी मजमूदार 1916 के लखनऊ सत्र के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ सत्र आयोजित हुआ था 1916 में, उसके अध्यक्ष थे। 1916 में दो समझौते हुए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौते हुए थे, जबकि दूसरा जो हुआ था वह गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था। वहीं गरम दल और नरम दल जो कि 1907 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में, सूरत विभाजन जो जिसे कहा जाता है। तो 1916 में इसी सूरत विभाजन में जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, 1916 में उनका एकीकरण हो जाता है। गरम दल का कांग्रेस में फिर से प्रवेश हो जाता है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते पर भी हस्ताक्षर होते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय में, जिसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजमूदार अर्थात एसी मजमूदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच यह ताना भगत आंदोलन जो था ये उत्पन्न हुआ था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ताना भगत आंदोलन था वर्तमान में जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था। ये 1914 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता थे जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। ये आदिवासी समाज में सुधार और जमींदारों के शोषण से मुक्ति के लिए ये आंदोलन चलाया गया था झारखंड राज्य में। अभी वर्तमान में जो झारखंड राज्य है वहाँ पे चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशक में सहायक भूमिका निभाई थी। सही उत्तर ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था। इस पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी की लिखी एक पुस्तक है। 1901 ईस्वी में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है भारत का। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से धन के निष्कासन सिद्धांत, इस पुस्तक के माध्यम से धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था।
इस धन के निष्कासन सिद्धांत में इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण करते हैं और भारत से अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य भारत से धन उठाकर इंग्लैंड ले जाना था। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1946 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को क्या कहा जाता है? इसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ये रॉयल इंडियन नेवी अर्थात नेवी के जो सैनिक थे वो बेहतर भोजन और काम की मांग के लिए विद्रोह प्रारंभ किए और बाद में यह जो विद्रोह होता है भारत की स्वतंत्रता की मांग में बदल जाता है। इस विद्रोह का जो उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के मांग के रूप में बदल जाता है। तो हम सभी मानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम आंदोलन था। ठीक है, किताबों में हम यहीं पढ़े हैं अंतिम आंदोलन था, जिसके बाद से भारत को स्वतंत्रता भी मिली थी 1947 ईस्वी में। लेकिन इस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भी 1946 ईस्वी में नेवी के विद्रोहियों ने, नेवी के सैनिकों ने एक विद्रोह किया था जिसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कहा जाता है। इसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सही उत्तर है आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर यह प्रभाव हुआ। अंग्रेज क्या किए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग भारत के उनसे जितना संभव हो सका उस समय के हिसाब से भारत के लगभग अधिकतर क्षेत्रों में उन्होंने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास भी उन्होंने अपने लिए किया क्योंकि रेलवे के माध्यम से वो क्या करते थे, कच्चे मालों को वहाँ से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उठाते थे और इंग्लैंड ले जाते थे, या वो एक सामान ढोने का, सैनिकों को ढोने का, इन सब का परिवहन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया। तो औपनिवेशिक काल में यहाँ से रेलवे ने क्या किया कि यहाँ से कच्चे माल को ले जाने में सहायता किया और अंग्रेज़ों द्वारा जो उत्पादन होता था वहाँ पे ब्रिटेन में, जो अंग्रेज़ों द्वारा उत्पादित माल था उसे फिर से भारत के कोने कोने तक पहुँचाने में सहायता किया। तो इंग्लैंड से क्या होता है कि भारत में सामानों का आयात बढ़ जाता है जिससे भारत के औद्योगिक विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 ईस्वी में भारत में आया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में भारत आया था। यह इसका जो मेन उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना था। इसके तहत क्या था कि भारतीय लोगों पर बिना मुकदमा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का इस रॉलेट एक्ट में प्रावधान था, जिसे भारत में काला कानून इसे कहा गया। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। तो इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने क्या करता है कि जालियांवाला बाग में गोली चलवा देता है और हजारों लोगों की हत्या हो जाती है। तो रॉलेट एक्ट जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये भारत में लाया गया था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी? तो राष्ट्रसंघ के प्रभाव अधिकार में गिरावट को शुरुआत हुई एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण के द्वारा। इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया था। 1930 के दशक में महामंदी और आक्रामक राष्ट्रों का उदय होता है। महामंदी और आक्रामक राष्ट्र का उदय होता है। आक्रामक राष्ट्र अर्थात जापान, इटली, जर्मनी आदि इन सभी देशों में तानाशाह का उदय होता है। और इटली का तानाशाह जो कि मुसोलिनी था उस समय, उसने एबिसिनिया अर्थात वर्तमान में इसी एबिसिनिया को इथोपिया कहा जाता है। इसी एबिसिनिया को इथोपिया कहा जाता है। तो मुसोलिनी ने जो कि इटली का तानाशाह था उस समय, एबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है 1935 ईस्वी में।
1935 ईस्वी में जो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना हुई थी विश्व की शांति के लिए, वो एक संगठन के रूप में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी विश्व की शांति के लिए। तो इटली के द्वारा जो एबिसिनिया पर आक्रमण करता है राष्ट्रसंघ के प्रभाव में, एक मजबूत संगठन उस समय के हिसाब से जिसे माना जाता था राष्ट्रसंघ के होते हुए भी, इटली क्या करता है, एबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है, अर्थात उसके राष्ट्रसंघ के प्रभाव में गिरावट की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? प्राकृत अर्थात पुराना नाम क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। राजगिरी जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था, राजगिरी को गिरिब्रज भी कहा जाता था, और ये मगध की राजधानी थी। वर्तमान में जो राजगीर है यह नालंदा जिले में है, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर है, जिसे पुराने समय में राजगिरी कहा जाता था और उसे गिरिब्रज भी कहा जाता था, जो कि मगध की राजधानी थी। मगध जो था महाजनपद था। भारत में जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध और अंग ये दो जनपद जो थे ये बिहार में स्थित थे। मगध की राजधानी राजगिरी थी और अंग की राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर वाला क्षेत्र है। तो वहाँ अंग महाजनपद था। जब महाजनपद की बात हो रही है तो 16 महाजनपद, उस समय 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों की जो बात की गई है, यह बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपदों की 16 महाजनपदों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था? अर्थात द हिंदू अखबार की स्थापना कब हुई थी? तो 1878 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में द हिंदू की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य ज्ञान। यहाँ पे लिख दिया है, ये गूगल ट्रांसलेट है, इसका जब इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कॉमन सेंस। सही उत्तर कॉमन सेंस होगा। तो 1776 में थॉमस पेन के द्वारा एक पंपलेट प्रकाशित किया गया था कॉमन सेंस के नाम से। इस कॉमन सेंस में अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो यूरोप में जो 1848 की जो क्रांति हुई थी, पूरे इटली में 1848 में इस क्रांति की शुरुआत होती है और यह पूरे यूरोप में फैल गया। और इसकी जो प्रमुख मांग थी इस यूरोपीय क्रांति की, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र। राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र इसकी प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1904 में भारत में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो थी वो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। एक सोसाइटी के रूप में क्रांतिकारी संगठन का इन्होंने स्थापना किया था, अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 का वुड डिस्पैच इससे संबंधित था। 1854 का जो वुड डिस्पैच था, जिसे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा के नाम से, शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से इस 1854 के वुड डिस्पैच को जाना जाता है। यह वुड डिस्पैच मुख्य रूप से दो चीज़ों पर इसका ध्यान था। पहला, प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा। प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा अर्थात प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा और हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल। तो ये जो था वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। दूसरा जो था, भारत में उच्च विद्यालय में
अर्थात हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी माध्यम की वकालत करता था और इसके तहत इसने भारत में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई थी, जो बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता आदि जगहों पर इस वुड डिस्पैच के बाद से विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच संबंधित है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से और आधुनिक शिक्षा लागू करने से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद में। भारत में उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें धार्मिक और दार्शनिक ग्रहों, इस उपनिषदों में धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह किया गया है। बाकी ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थात वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। विभिन्न देवताओं की स्तुति वाले मंत्र इसमें ऋग्वेद में शामिल हैं। सामवेद में गायन पद्धति वाले मंत्र शामिल हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए मंत्र शामिल हैं, जबकि अथर्ववेद में शिक्षा, ज्ञान और दर्शन से संबंधित श्लोक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? यह कलकत्ता में। कलकत्ता के फोर्ट ग्लस्टर में एक मिल स्थापित की गई थी, जो कि असफल रहा था। उसके बाद से 1854 में क्या होता है कि बॉम्बे में कावासाकी नानाभाई डाबर के द्वारा सूती कपड़ा मिल स्थापित किया जाता है। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1818 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के दौरान बेल्शेविकों का नारा क्या था? 1917 में जो बेल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1917 में बेल्शेविक क्रांति हुई थी। और कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। रूस में बेल्शेविक जो थे ये प्रथम विश्व युद्ध को पूंजीवादी देशों का युद्ध मानते थे और रूस का उसी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना इन बेल्शेविकों को नगाड़ा गुजरता था। वे नहीं चाहते थे कि रूस इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, तो वो शांति की बात करते थे। दूसरे, जमींदारों की भूमि किसानों में बांटने का वादा किया था इन लोगों ने, बेल्शेविकों ने, अर्थात भूमि की बात करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भोजन की कमी हो गई थी रूस में, उन लोगों को फिर से भोजन देने की बात करते थे, अर्थात तो रोटी की बात करते थे। तो 1917 की क्रांति के दौरान बेल्शेविकों का नारा था शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो सही उत्तर हो जाएगा 19वीं सदी के अंत में जो मेघालय में गारो हिल्स में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था पा तोगन संगमा। पा तोगन संगमा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। तो पा तोगन संगमा जो थे 19वीं सदी के अंत में गारो जनजाति के ये नेता थे। गारो हिल्स में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया था और ब्रिटिशर्सों के खिलाफ ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, ये तो संपूर्ण भारत में उनका यही काम था। अंग्रेज आदिवासियों की भूमि और संसाधनों का शोषण करते थे, जिसके खिलाफ वहाँ पे पा तोगन संगमा ने, जो कि गारो हिल्स क्षेत्र में थे, गारो जनजाति के थे, उन्होंने विद्रोह का आह्वान किया था। धन्यवाद।